अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मैं अपना तारुफ़ करवाती जाऊँ। पहले मैं व्लॉगिंग करती थी, लेकिन फिर मैंने साथ ही अपना चैनल और अपना ट्रैक जो है वो चेंज कर लिया। अब मेरे चैनल का नाम है समरीन इफ्तिखार ऑफिशियल्स, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट भी हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने चैनल को करंट अफेयर्स पर लेकर चलूँ, और काफ़ी सोचने के बाद मैंने अपने चैनल का जो कंटेंट है उसको चेंज करने की कोशिश की है, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरा इसमें साथ देंगे। और जैसे आप लोगों ने पहले मुझे सपोर्ट किया था, उसी तरह से इस पॉलिटिकल कंटेंट और करंट अफेयर्स के जो कंटेंट मैं लेकर आऊँगी उसमें भी आप लोग मेरा साथ ज़रूर देंगे। जी, तो मैं अपने पहले व्लॉग, अपने पहली वीडियो का जो मतलब स्टार्ट है वो इससे लूँगी, क्योंकि अरशद शरीफ शहीद पे बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं और मैंने भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पे बात की है, और मैं अपने चैनल पे बात नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी। इसके लिए आपको बहुत हौसला चाहिए कि आप अरशद शरीफ को डिस्कस करें। तो मैं जो कुछ और ऐसे पहलू हैं मैं उन पे बात करूँगी। जो नॉर्मल डिस्कशन है वो तो सब ब्लॉगर्स और सब कर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसे सवाल उठाऊँगी जो मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे उठा चुकी हूँ। आप लोगों ने मेरी डिफरेंट वीडियोस देखी भी होंगी और अगर नहीं भी देखी तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उनका लिंक दे दूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे इंटरव्यूज़ किए। क्योंकि मैं इस केस को पहले दिन से देख रही थी, करंट अफेयर्स पे इंटरेस्ट था, तो इस चीज़ को साथ लेकर चल रही थी। और अगर मैं आप लोगों को एक बात बताऊं तो मैंने अरशद शरीफ साहब को आइडियलाइज़ करके ही जर्नलिज़म स्टार्ट किया था, जर्नलिज़म में एडमिशन लिया था। पर बस वो कहते हैं ना कि आपकी लक आपको कहीं और ले जाती है। लेकिन इंशाल्लाह अब मैं दोबारा अपने इसी प्रोफेशन को कंटिन्यू करूँगी, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा साथ ज़रूर देंगे, क्योंकि मैं वो बात करूँगी कि जो आम लोग घर बैठकर करते हैं। मीडिया पे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो वो बात नहीं करते मतलब कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम उठाते हैं, वो मुद्दा हम उठाते हैं, लेकिन हम उस पर बात इसलिए नहीं करते क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई होती हैं। आप जब किसी चैनल में जॉब कर रहे होते हैं तो उसमें आपको एक लिमिटेड कंटेंट पे बात करनी होती है। मैं यहाँ पे चैनल्स के नाम नहीं लूँगी, एंकर्स के या यूट्यूबर्स के नाम नहीं लूँगी। बाकी आप लोगों को खुद पता है कि कहीं भी आप जॉब करते हैं तो उनकी रिस्ट्रिक्शंस का हमें ख्याल करना पड़ता है, लेकिन जो हमारा अपना यूट्यूब चैनल है उस पर तो हम खुल के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दे सकते हैं। तो पहली जो मैं स्टार्ट में नहीं जाऊँगी कि कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि उस पर बहस करना इस टाइम फजूल है। इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट भी आ चुकी है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ भी ली होगी, मैं भी पढ़ चुकी हूँ। और साथ ही अब स्पेशल JIT जो है वो भी बना दी गई है, वो भी अपना काम कर रही है। लेकिन अभी इस टाइम मसला ये है कि अरशद शरीफ की वालदा को वकील क्यों नहीं मिला अभी तक। ये जो एक टॉपिक है कि वकील का ना मिलना एक अलमिया ही है। और अब ये सवाल भी ज़ेर गौर आता है कि वो कौन है जो अरशद शरीफ साहब की फ़ैमिली को वकील करना नहीं चाह रहा कि कोई उनका केस लड़े या उनका वकील बने, उनकी बात सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाए। अभी तक उनके पास वकील नहीं है, उनकी वालदा के पास वकील नहीं है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 6 दिसंबर को मोहतरम चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने सुओ मोटो लिया था, और इनकी वालदा की जो दरख्वास्त थी वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई थी। उसकी भी एक अलग कहानी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कैसे हुई थी और किस तरह हुई थी। क्योंकि उस टाइम बहुत सारे वकील ऐसे थे जो अरशद शरीफ साहब को अपना भाई, अपना दोस्त मानते थे, अभी भी दावे करते हैं, लेकिन ये सब दावे धरे के धरे रह गए जब उन्हें ज़रूरत पड़ी। मैं उन वकला के नाम भी लूँगी, क्योंकि मैं अपने चैनल पर बैठ के काम कर रही हूँ, तो मैं ज़रूर नाम लूँगी, ताकि जिनको नहीं पता उनको पता चले कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन था और है। जहाँ तक बात है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, जिस टाइम इनकी वालदा जाती हैं सुप्रीम कोर्ट व्हील चेयर पे, जैसे कि आप सब ने देखा था 6 दिसंबर 2022, तो जब वो अपना एक लेटर देती हैं, अपनी एप्लीकेशन देती हैं मोहतरम चीफ जस्टिस साहब को, तो वो जो उनकी एप्लीकेशन थी वो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के पास जाती है। रजिस्ट्रार वसूल नहीं करते। फिर उनकी जो वालदा मोहतरमा है वो उठती हैं, वो ख़ुद उसको जो एप्लीकेशन थी वो चीफ़ जस्टिस साहब के हैंड ओवर करती हैं
क्योंकि उसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों के, ऐसे लोगों के नाम दिए हुए थे जिनसे उनके बेटे को ख़तरा था। आप सब ने वो लेटर पढ़ा होगा, मैं अभी उन नामों पर नहीं जाऊंगी, वो फिर किसी और दिन के लिए छोड़ते हैं। लेकिन अभी मसला ये है कि क्या ये लोग जवाबदेह नहीं हैं, जिन जिन के नाम भी अरशद शरीफ साहब ने अपने व्लॉग्स में बताए, अपने टीवी प्रोग्राम, टीवी शो में बताए, क्या वो लोग जवाबदेह नहीं है? क्या उनसे सवाल नहीं हो सकता? सवाल तो सबसे हो सकता है। हम इंसान हैं, गुनाह भी हम सब करते हैं, गलतियां भी हम सब करते हैं, सज़ाएं भी सबको मिलती हैं। तो आया अगर वो लोग कातिल हैं तो क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। आईने पाकिस्तान ये कहता है। क्या आर्मी चीफ से सवाल नहीं हो सकता? हो सकता है। अभी मैं आप लोगों को हमारे मुल्क की तारीख़ में जो हुआ था, आर्मी चीफ और जो हमारे प्रेसिडेंट भी थे, अभी मैं उस पर भी बात करूँगी। फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो तहरीक भी चली थी और उनके ख़िलाफ़ भी बात हुई थी। तो आज इन लोगों के ख़िलाफ़ और हमारे इदारे में जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ बात क्यों नहीं हो सकती? कौन है इस सब के पीछे जो नहीं चाहता कि अरशद शरीफ साहब को इंसाफ मिले? जानते हैं कि अरशद शरीफ साहब एक बहुत ही जाने माने और सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे। लोगों ने उनके प्रोफेशन को कम, उनकी पर्सनल लाइफ को ज़्यादा उछालने की कोशिश की है। ट्विटर पे देख लें, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे देख लें, उनकी फैमिली को और फिर उनकी जो मतलब निजी ज़िंदगी है उस पर लोग ज़्यादा बात करते हैं। हमारा वो टॉपिक ही नहीं है। टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा उनकी फैमिली या उनकी पर्सनल लाइफ नहीं है। हमने उन्हें इंसाफ दिलाना है। बहैसियत पाकिस्तानी हमने उन्हें इंसाफ दिलाना है। उनके लिए ट्वीट्स करना, उनके लिए सब कुछ करना, और फिर हम किसी की किरदार कशी भी नहीं कर सकते, जैसा कि बहुत सारे मीडिया ग्रुप्स कर रहे हैं, ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स जो छोटे छोटे हैं वो सब कर रहे हैं। मैं माजरत के साथ छोटा छोटा इसलिए कह रही हूँ कि उनको एथिक्स नहीं पता, मोरल एथिक्स उनको नहीं पता कि आपने कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी है, कौन सी नहीं देनी। खैर, इस टॉपिक पे मैं फिर किसी दिन व्लॉग बनाऊंगी तो आप लोगों को ये भी मैं डिटेल में बताऊंगी। और जो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको मैं इंशाल्लाह साथ साथ कवर करूंगी। और लेकिन अभी मैं अपने मेन टॉपिक से हट नहीं रही कि हमारा सवाल ये था कि अरशद शरीफ साहब को वकील क्यों नहीं दिया गया। वकील का ना होना इस टाइम, क्योंकि किसी भी पाकिस्तानी का ये बुनियादी हक़ है कि उसको इंसाफ मिले, और इंसाफ के लिए वो अगर आवाज़ उठाता है तो उसको एक वकील दिया जाए। इस टाइम जो अरशद शरीफ साहब का केस है वो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के पास है, क्योंकि उनका अपना कोई वकील नहीं है। जैसे कि आप सब जानते हैं, जब उन पर 16 FIRs दर्ज हुई थी, उसमें क्या हुआ था? उसमें यही हुआ था कि बेनाम लोग थे, गुमनाम लोग थे जिन्होंने उन पर FIRs की थी। आज तक वो लोग सामने नहीं आए। उस टाइम उनके पास वकील थे शोएब रज़ाक साहब, जो कि अब वो भी गुमनाम हो चुके हैं। मैं माजरत नहीं करूँगी क्योंकि वो भी अब गुमनाम हो चुके हैं। जो कहते थे कि अरशद शरीफ उनके छोटे भाई हैं, उनके दोस्त हैं, उनसे वकील होने से ज़्यादा उनका एक दोस्त और भाई वाला रिश्ता है। लेकिन आज वो भी हमें पस मंज़र पे नज़र नहीं आते। क्यों नज़र नहीं आते? उनको भी प्रेशराइज़ किया गया है। देखिए, प्रेशराइज इंसान होता है, सबकी फैमिलीज़ होती है, सबके बच्चे होते हैं, हर बंदे को अपनी फैमिली और अपने बच्चों का ख्याल होता है। क्या अरशद शरीफ के बच्चे नहीं थे? क्या उनकी फैमिली नहीं थी? क्या उनकी वालदा नहीं है? सब हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की खातिर अपनी जान दी। क्या हमारा थोड़ा सा भी फ़र्ज़ नहीं है कि हम उनके लिए आवाज़ उठाएं? अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम वकला बरादरी को और जो हमारे जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उनको तो कम से कम थोड़ा ख्याल करना चाहिए। जितने भी मीडिया चैनल्स हैं उन सब ने कोई कसर नहीं छोड़ी इस केस को ख़राब करने में। जहाँ पे यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स का हाथ है इस केस को ख़राब करने में, वहीं पे मीडिया और हमारे जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उन्होंने भी पूरा इसमें फ़ायदा उठाया है और अपना अपना मंजन बेचा है, और अभी तक बेच रहे हैं। मैंने बहुत सारे चैनल्स पे देखा है कि टिकर चला देते हैं, यूट्यूब पे देखा है कि आप लोग थंबनेल लगा देते हैं, बीच में आप लोगों को नहीं होती, वो कंटेंट नहीं होता जिसका थंबनेल होता है। लेकिन अफसोस कि सबको क्लिक बेट्स चाहिए और सबको व्यूज़ चाहिए। व्यूज़ देखिए, जाने वाला चला गया, उन्होंने अपना काम कर दिया। वो पाकिस्तान के लिए वो कुछ करके गए जो मेरे ख्याल में हम में से कोई भी नहीं कर सकता, एक आम पाकिस्तानी होने की हैसियत से। जो बॉर्डर पे हमारी फ़ौज है उनको मैं बीच में नहीं लाऊंगी क्योंकि उनका एक अलग सिनेरियो है, लेकिन वो एक आम पाकिस्तानी थे, इस्लामाबाद के रिहायशी थे, ना उनके पास कोई ऐसी कोई फर्दर सिक्योरिटी थी और कुछ भी नहीं था। और जैसा कि आप सब ने देखा है कि जिस दिन उनकी शहादत हुई है उस दिन से लेके आज तक उनके घर में लोग ताज़ियत के लिए जाते हैं और उनके घर वाले एंटरटेन करते हैं। मैं खुद गई हूँ, मैं खुद 3-4 बार गई हूँ, उनकी वालदा से मिली हूँ, उनकी मिसेस से मिली हूँ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना कि हम
ऑन द स्पॉट आप डिस्कस नहीं कर सकते, आपको कुछ चीज़ों पे रिसर्च करने के बाद हमें डिस्कस करना होता है। मीडिया के हर बंदा उनसे जाके मिलता है, बात करता है, वहाँ पे लोग वीडियोस बनाते रहे स्टार्ट में। शुक्र है कि अब उन लोगों ने मना किया था कि भाई हमारे घर की या इस तरह से कोई वीडियोस ना बने, क्योंकि हर बंदे ने उस टाइम पे व्यूज़ लिए और सब कुछ किया, लेकिन आज वकील नहीं है। सवाल फिर मेरा वही है कि वकील क्यों नहीं है? वकील क्या इस 22 करोड़ आवाम में वकला बरादरी ख़त्म हो गई है? नहीं, वो डर गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने बीवी और बच्चों की ज़्यादा फ़िक्र है और जब उन्हें उनकी फ़िक्र होगी तो वो किसी के लिए कैसे खड़े होंगे? तो अर्शी शरीफ साहब भी तो हमारे लिए खड़े थे ना, गरीब की आवाज़ बन के बात करते। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से जिक्र किया था कि कुछ टाइम पहले हमारी पीछे आप चले जाएं, तकरीबन 2007 में अगर आप जाके देखते हैं तो इफ्तिखार चौधरी साहब जो उस वक्त के चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उनकी सरबराही में वकला बचाओ तहरीक एक शुरू हुई थी। और वो बहुत सारे मेरे तारीख़ के हैं लोग जो जानते हैं, आप सब पाकिस्तानी हैं, सबको पता है। और ये हमारे होशो हवास की बात है, ये भी नहीं है कि हम बच्चे थे या हमें याद नहीं है। जब वकला बचाओ तहरीक हुई थी, और वो क्यों हुई थी? वो इसीलिए हुई थी कि मुशर्रफ उस टाइम के जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब थे, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने ये तहरीक निकाली थी। उस टाइम पाकिस्तान के तमाम वकला एक पेज पर थे और उन्होंने वकला बचाओ तहरीक निकाली थी। उसके बाद जो कुछ हुआ वो आप लोगों के सामने है। इस वाक़े का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हम ये देखते हैं कि वकला पे जब ख़ुद बुरा वक्त आया तो वो ये मतलब वो एक साथ इकट्ठे हो गए। मेरी थोड़ी सी स्लिप ऑफ टंग होगी क्योंकि मैं इस टॉपिक पे बात करते हुए थोड़ा सा ना हेजिटेट भी होती हूँ और मेरी हिम्मत नहीं होती बात करने की। लेकिन आज मैंने हिम्मत करके फ़ोन उठाया और मैंने कहा कि नहीं, मैं आज इस पे वीडियो बनाऊँगी। तो बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन अभी मसला ये है कि वकील कहाँ है और वकील क्यों नहीं है। वो जो 22 उस टाइम जो वकील थे, जो वकला तहरीक थी, तकरीबन 80,000 उसमें वकील थे उस एक तहरीक में। क्या अर्शी शरीफ के लिए उन 80,000 में से कोई एक वकील भी इस काबिल नहीं है जो आए और आकर कहे कि मैं उनका केस लड़ने के लिए तैयार हूँ? JIT है, वो क्या करती है, लेकिन फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट पे भी मैं आप लोगों से बात करूँगी। उसके भी कुछ ऐसे क्लॉजेज़ हैं जो दिखाए कुछ गए हैं लेकिन उसमें है कुछ और। उसमें मैं आप लोगों को साथ में ये भी बता दूँ कि जिस टाइम उनकी वालदा सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थी, फर्स्ट डे 6 दिसंबर, जैसा कि मैंने पीछे भी इसका जिक्र किया है, उस टाइम एक वकील थे शाह खावर साहब, जो कि नूर मुकद्दम केस आप सब की नज़रों से गुजरा है, आप सब ने उसको देखा है। उस नूर मुकद्दम के जो वकील थे, उन्होंने वहाँ पर कहा कि जी माँ जी, मैं इनका केस लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब वो ख़त खुलता है, वो एप्लीकेशन और वो लेटर खुलता है, सब पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब वो लेटर पढ़ा जाता है, उसमें उन लोगों के कुछ बाअसर लोगों के नाम थे जो कि सच भी थे और होने भी चाहिए थे। इतना तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पाकिस्तान में आप दें। पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, कम से कम यहाँ पे हम किसी के वो तो नहीं है ना ग़ुलाम। तो जहाँ तक बात आई शाह खावर साहब की, उन्होंने कहा कि माँ जी मैं ये केस लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कुछ लम्हे बाद, कुछ टाइम के बाद वहीं सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने भी इनकार कर दिया और वो पीछे हट गए। क्यों? क्योंकि उन पर गवर्नमेंट का और एजेंसीज़ का प्रेशर था, और वो प्रेशर बिल्ट हुआ था सडनली, क्योंकि वो जब लेटर पढ़ा गया उसमें हमारी एजेंसीज़ के कुछ बाअसर लोगों के नाम थे जो कि उनकी वालदा ने उसमें मेंशन किए थे। और मेरे ख़्याल में उन्होंने कुछ गलत भी नहीं किया। आप जब किसी को कुछ बताते हैं तो आप खुल कर बताते हैं, और कहते हैं ना कि वकील से तो आप कुछ नहीं छुपा सकते। और फिर ये इतना हाई प्रोफाइल केस है कि इसमें अगर आप कुछ भी हिडन रखते हैं, जिन जिन लोगों ने फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट पढ़ी है उसमें भी तो उसमें सब कुछ मेंशन है, हर चीज़ उसमें लिखी गई है। उस टाइम तो किसी ने नहीं कहा कि जी हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे। क्योंकि देखें, मैं एक बात जानती हूँ, इंसाफ सबके लिए है और सबके लिए बराबर होना चाहिए। गरीब के लिए इंसाफ नहीं है, अमीर के लिए इंसाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान है और माशाल्लाह पाकिस्तान दुनिया का 7वां एटमी पावर मुल्क है। तो पाकिस्तान में अगर ऐसे काला कानून होगा, कानून अंधा होगा, तो फिर अफसोस है। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अर्शी शरीफ के लिए आवाज़ उठाना नहीं भूलना, क्योंकि अर्शी शरीफ का हम लोगों पर जो कर्ज़ है वो हम लोग क़यामत तक भी नहीं उतार सकते। उन्होंने हमारी आने वाली नस्लों के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है और शहादत का रुतबा पाया है। और ऐसी शहादत मेरे ख़्याल में किसी आम पाकिस्तानी के नसीब में कभी भी नहीं आएगी।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।